स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं फिक्रा के बारे में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का एक्ट है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आपको अगर इन जनरल भी देखना है, समझना है, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में इसको फिक्रा ही बोलते हैं। इसके ये वाला वो वाला चैप्टर है जिसके आपको सेक्शंस ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाला सेक्शन स्किप कर दो चलेगा, बाकी ये वाले छोटे छोटे से चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स कमर्शियल आज अपन देख रहे हैं, चैप्टर 7 है आपकी मॉड्यूल में, एक बार अपने हिसाब से देख लेना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ठीक है, पूरी वीडियो में क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि फिक्रा का है क्या, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ वहां पे समझेंगे कि किस हिसाब से क्या बोला हुआ है। प्रोहिबिशंस, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे 3-4 डेफिनेशन है ना, तो उसमें से 2 पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 3 में इसकी बात करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे चैप्टर का और आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम है, तो इसको जितने स्टार लगाने लगा दो, बड़ा अच्छा आंसर है। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद एक और आ रहा है, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 3 एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, तो समझेंगे क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट है अगेन ये वाला भी। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, सेक्शन 5। फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, सेक्शन 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर अगेन। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 7। फिर सेक्शन 8 है। सेक्शन 9 अगेन इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 11 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, पढ़ लेंगे एक बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन, कंडीशंस दी हुई हैं फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन। ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल से सेक्शंस है, सेक्शंस नहीं है, अपने नॉर्मल टॉपिक्स ही हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेक्शन 12, 13, 14 एंड 16 के बारे में बताया हुआ, और ये साथ में मिला जुला के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन देख लेंगे एक बार, पूछा जा सकता है तो फिर उस हिसाब से ही पढ़ेंगे, बाकी अपन ने को छोड़ना तो है नहीं, तो अपन सारी चीजें तो देख ही रहे हैं हमेशा। फिर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक, सेक्शन 17 इसकी बात कर रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट आंसर, आज दिन प्रीवियस एग्जाम आंसर है। ठीक है, फिर पेनल्टीज एंड पनिशमेंट तो एक बार सिर्फ ऊपर ऊपर से अपन देखते हैं हमेशा की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। एक मिनट बस, ये बार बार हिल रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू रेगुलेट। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, मैंने बताया नहीं फिक्रा बेसिकली क्या है कि फॉरेन का कंट्रीब्यूशन, या छोड़ो, चलो अभी नहीं समझाता, वीडियो के दौरान समझते हैं कि किस हिसाब से बोला हुआ है। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब ये दोनों की डेफिनेशन अगले ही पेज पे अपन को दी हुई है, समझेंगे, और यही दोनों इंपॉर्टेंट वो है डेफिनेशंस है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन सर्टेन केसेस। ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कहाँ यूज करना है और उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसका मेन पर्पस इसको रेगुलेट करने का इसका काम है, इस एक्ट का काम है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 has came into force from May 1, 2011. ठीक है, 1 May 2011 को इसका बर्थडे है। फिर इट इज ट्रू दैट मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इंडिया गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये अपन सारे अभी पीछे वाले जो जितने भी देखते आ रहे हैं अपन ने देख ही लिए सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और अपन ने फेमा देख लिया, एफडीआई, ओडीआई सब कुछ देख लिया, जहां लगा कि हाँ थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो वहां गए। ठीक है, अब उसकी प्रमोशन बाद में करेंगे, आगे देखते हैं। समटाइम्स द सपोर्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू सम सोशल एंड अपेरेंटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ओनली ट्रू दैट सम कंट्रीज प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी टू पर्सन एट सीनियर लेवल सो दैट दीज कैन लुक आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ दीज कंट्रीज इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली फॉरेन डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए कई बार अपना कोई व्यक्ति इंडिया का बाहर जाता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, या इंडिया में भी कोई अगर आता है ना तो उसको भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, तो बेसिकली ये उसके बारे में बात करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिक्रा 2010 इज टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ और कंपनीज। ठीक है, सर्टेन इंडिविजुअल्स, कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे अपना मुकेश अंबानी जी है, ठीक है, तो अगर वो कहीं बाहर जाते हैं
तो उनके लिए कुछ वो बात करी हुई है। अब मान लो वो डोनाल्ड ट्रंप आए थे पहले, अब इस बार का तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पहले आए थे तो अहमदाबाद में, तो उनको अलग क्या बोलते ट्रीटमेंट मिला था, अलग एक वो मिला था क्या बोलते प्रिविलेजेस, और वो बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन और कंपनीज, ठीक, and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for an activity for any activities detrimental to the national interest। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने देश के लिए इंटरेस्ट, देश के इंटरेस्ट के लिए या फिर देश की शांति के लिए अच्छा नहीं है, तो वहां पे प्रोहिबिशन भी लगाए जा सकते हैं। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंशियल देयरटू। ठीक है, दो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू रेगुलेट और टू प्रोहिबिट। Further, in order to streamline the provision of the FICRA 2010, Parliament enacted the Foreign Contribution Regulation Amendment Act 2020। ठीक है जी, तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है इसमें और 2020 में आई थी। ठीक है, साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं इसके, ठीक है, तो ये आप जो एक्ट है ना वो 2010 से 2020 में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गिना जाता है। देखो, द साइलेंट फीचर फॉर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आर लाइन में दिए हुए थोड़े से ही हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला है, अब ना इसमें हर कोई सेक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये वाले सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां लगेगा कि हाँ ये वाला सेक्शन याद करना तो मैं बोलूंगा, नहीं लगेगा तो फिर बोलेंगे कि हाँ ये वाला नहीं करना। ठीक है, तो द एक्ट टू इंक्लूड, ठीक है, द एक्ट तो सेक्शन के बाद था, टू इंक्लूड। ठीक है, पहला फीचर देख रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट फीचर, साइलेंट फीचर यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर, पब्लिक सर्वेंट, टू इंक्लूड पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो विद इन द एम्बिट टू प्रोवाइड दैट नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, यानी जो क्या बोलते ये होते ना, जैसे ये मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री वाले, जो ये कौन है अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और पब्लिक सर्वेंट हैं जो भी, तो वो लोगों को ये सेक्शन में आते हैं कि टू इंक्लूड पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो विद इन इट्स एम्बिट टू प्रोवाइड दैट नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर है टू प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी एसोसिएशन और पर्सन, टू रिड्यूस द लिमिट ऑफ डिफरेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग 50% टू 20%। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी है। ओवरऑल सारे चैप्टर में सब पढ़ेंगे ये हम, कभी भी साइलेंट फीचर्स कभी भी किसी भी चैप्टर के पढ़ो ना तो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना, जब चैप्टर पूरा हो जाए तो उसके बाद पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएंगे। अब ये लाइन में दिया गया था इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो फिर अपन नहीं भी देखते तो चलता है। एक बार देख लेते वापस, चार्ट कर ही दिया है तो। फिर है एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वायर आधार नंबर एक्सेट्रा एंड आइडेंटिफिकेशन कोड, enabling the central government to permit any person to surrender the certificate granted under the act। फिर to provide that every person who has been granted certificate or prior permission under section 12 shall receive foreign contribution only in account designated। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा अगर आप एलिजिबल हो तो फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के जो अकाउंट है, फिक्रा अकाउंट है, उसी में मिलेगा। which shall be opened by him in such branch of the State Bank of India at New Delhi and as the central government may by notification specified and for other consequential matter relating thereto। ठीक है, यहाँ ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे इसके बाद जितने भी प्रोविजंस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे, अपना डेफिनेशंस वगैरह आएंगी तो वो इंपॉर्टेंट है। पहली डेफिनेशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, अगेन इंपॉर्टेंट है, और एक और दूसरी आएगी, देखते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, DDT। ठीक है, DDT, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर मेड बाय द फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, अब वो फॉरेन सोर्सेज कौन से हैं? ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, डिलीवरी एंड ट्रांसफर मेड बाय द फॉरेन सोर्सेज फर्स्ट ऑफ एनी आर्टिकल एक्सक्लूडिंग एनी आर्टिकल गिवन फॉर पर्सनल यूज or value of gift does not exceed such sum, ठीक है, such sum as may be specified by the central government from time to time। ठीक है, of any article, जो ये फॉरेन सोर्सेज है ना, तो फॉरेन सोर्सेज किस द्वारा आपको पैसा मिला है, कंट्रीब्यूशन मिला है, of any article excluding any article given as for personal use or value of gift। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोला है यानी कि गिफ्ट और पर्सनल यूज के लिए दिया होगा ना तो चलेगा,
बाकी अगर कोई आर्टिकल दिया है एज अ कंसिडरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन और डिलीवरी ट्रांसफर के तौर पे, अगर कोई भी आर्टिकल दिया है जिसकी अमाउंट जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगी उससे ज्यादा है, तो उसको देख लिया, उसको वो मान लिया जाएगा, वो मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन की उसमें नहीं आएगा, मतलब ऐसा ना। हाँ, डज नॉट एक्सीड, ठीक है, डज नॉट एक्सीड सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। सेकेंड है ऑफ एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन एंड ऑफ एनी सिक्योरिटी, ठीक है, ये तीसरा है, ACS के नाम से ध्यान रखो। सबसे पहला है आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी, ठीक है। 3 है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन के अंदर। इट मे बी नोटेड दैट द डोनेशन, डिलीवरी एंड ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल, करेंसी एंड सिक्योरिटी बाय एनी पर्सन who have received it from any foreign sources either directly or through one or more person shall also be deemed to a foreign contribution, ठीक है। आपको डायरेक्टली नहीं मिला, आपको किसी किसी के थ्रू मिला, पर मिला इसी तरीके से, तो क्या बोलते हैं, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे ही देखा जाएगा, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है DDT ACS, ठीक है, ध्यान रखना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय फॉरेन सोर्सेज, आर्टिकल, फिर क्या है, करेंसी, फिर सिक्योरिटी, ACS अपना बहुत अच्छे से याद रख सकते हो आप, ACS अपने ही होंगे आगे जाके, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट दिस, तो ये भी, इसको भी डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लेगा अगर इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन शेल ऑल्सो बी डीम्ड टू, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब ये जो फॉरेन सोर्सेज अपन ने देखे ना, फॉरेन सोर्सेज की डेफिनेशन दी हुई है, उसको डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार ये देखते हैं। ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अपन ने को छोड़ना नहीं है। फॉरेन सोर्सेज इंक्लूड्स द गवर्नमेंट फॉर एनी फॉरेन कंट्री और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट, वो अगर कुछ दे रही है तो उसको फॉरेन सोर्स से आया हुआ पैसा मानेंगे। एनी इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बीइंग यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड बैंक और सच अदर एजेंसी एज सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाइड इन द बिहाफ, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू आ रहा है तो उसको भी फॉरेन सोर्स माना जाएगा। नॉट बीइंग यूनाइटेड नेशन नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई करी होगी किसी भी ऑफिशियल गेजेट में, तो वो एजेंसी भी नहीं। A foreign company within the Company Act 2013, a corporation incorporated in a foreign country, बेसिकली सारे तरीके से फॉरेन को काउंट कर लिया। A multinational corporation MNC, a company within the meaning of Company Act 2013 if more than one half of the nominal value of shares is held either individually or aggregate by one or more of the following, namely फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के पास है 51% से ज्यादा, बोला ना, मोर देन वन हाफ गवर्नमेंट के पास है फॉरेन कंट्री की, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, इंडिविजुअली और एग्रीगेट करके बोला है ना, इसलिए कोऑपरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, ट्रस्ट, सोसाइटी और एनी एसोसिएशन इंडिविजुअल फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन द फॉरेन कंट्री और फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो वो सब भी फॉरेन सोर्स के अंदर आ गया। कितना ओपन एंडेडली देखा है कि सब कुछ ही कवर कर लिया। फिर है अ ट्रेड यूनियन इन एनी फॉरेन कंट्री, foreign trust by whatever name is called, a society, club or association or individual formed or registered outside India, a citizen of foreign country, ठीक है, सारे के सारे तरीके से फॉरेन सोर्सेज को कवर कर लिया कि कहीं से भी आएगा तो उसको फॉरेन सोर्स मान लेंगे अगर वो और देखो फॉरेन सोर्सेज से तो आया, किन फॉर्म में आया, आर्टिकल के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में या सिक्योरिटी के फॉर्म में, तो उसको देखा जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रेदर मतलब मीन्स वो आया किसके तौर पे, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर के तौर पे। डोनेशन को भी यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन में देखा जा रहा है, देखना, ध्यान रखना, डोनेशन, डिलीवरी एंड ट्रांसफर बाय द फॉरेन करेंसी इन दिस ACS। और फिर फॉरेन करेंसी फॉरेन सोर्सेज अपन ने समझा कि कौन से फॉरेन सोर्सेज हो सकते हैं, तो सारे ही प्रकार के हैं जितने भी फॉरेन, एक बार पढ़ लोगे अच्छे से याद रख लेना। इट मे बी नोटेड दैट द एक्सप्रेशन फॉरेन सोर्सेज डज नॉट इंक्लूड एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन which has been permitted by the central government by notification in the official gazette to carry out its activity in India। मतलब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो होता है ना, जो क्या होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू जितना भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, सॉरी FII जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वो इस मतलब जो देखो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ ये फॉरेन सोर्सेज नहीं है तो बस वो नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया तो अब किसकी आएगी आगे, ठीक है। तो अब ये मतलब जो सेकंड वाली डेफिनेशन देखी जो अपन ने फॉरेन सोर्सेज की, वो ऐसी नहीं है कि अपना इंपॉर्टेंट है या वैसी है, पर अपन ने छोड़नी नहीं थी इसीलिए पढ़ ली। बाकी 2-3 बार पढ़ लेना, अगर आ जाती है बाई चांस तो अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो।
अगली डेफिनेशन है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की। अगेन ये वाली भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, तो देख लेते हो क्या बोला। हॉस्पिटैलिटी का बेसिक मतलब तो पता होगा, मेहमान नवाजी बोलते हैं कि भारत में अगर कोई आया तो आपने उसकी कैसे मेहमान नवाजी करी, उसको क्या गेस्चर के तौर पे, गुड गेस्चर के तौर पे आपने क्या किया। वैसे ही इंडिया से भी कोई बाहर जाएगा, इंडिया का कोई जैसे जजेस वगैरह हैं या मोदी जी बाहर जाते हैं, तो वो बाहर के देश पे उनको क्या मेहमान नवाजी मिलती है, वो होती है बेसिकली फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन, मतलब ऐसे ही घूमते फिरते नहीं जाना है, वो जाना ऐसे थोड़ा सा भले के लिए जाना है, देश के भले के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ जनरल मीटिंग वगैरह के लिए, तो वैसे वाली मीटिंग है। मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और विद फ्री बोर्ड लॉजिंग। अच्छा, जो फ्री वर्ड है ना वो सबके लिए, फ्री बोर्ड, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फॉरेन ये सब देखो अलाउड नहीं है, ये सब नहीं किया होना चाहिए ना। अभी अगर मान लो आपके लिए ये सब, आप मान लो ऐसे ही घूमने चले गए बाहर, तो बाहर वाला भी तो कभी आएगा, तो वो लोग भी बोलेगा कि हाँ यार हमें आज ताज घूमना है, आज हमें आज ये करना है, हमें आज वो करना है। तो वो कई बार क्या होता है ना, देश के नेचर, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। तो इसलिए ये फिक्रा एक्ट लाया गया था और इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। तो अब देखेंगे क्या रिस्ट्रिक्शंस, क्या प्रोविजंस वगैरह हैं। तो अभी मेन ये जैसे डेफिनेशंस खत्म होगी, अब इसके बाद से सेक्शंस और मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होगा, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम है, और पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ पे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। पहला है दीज आर रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द फॉलोइंग पर्सन, एसोसिएशन एक्सेट्रा। ये लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन कौन? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कॉलमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर और प्रिंटर of the registered newspaper, association engaged in broadcasting of news, public servant, judge, governmental servant or employee of government company, member of legislature that is MP or MLA, फिर foreign political party its office bearer, फिर organization of political nature, ठीक है, ये organization of political nature section 5 अभी अपन ने पढ़ा, आगे तो आएगा वो, तब वहां देखेंगे। इन सबको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि तुम भैया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। पब्लिक सर्वेंट मीन्स पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, ठीक है, तो वहां जाके देख लेना, ठीक है। इतना ही लिखा हुआ है, तो आगे देखते हैं कौन अब किसके लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सेकंड पॉइंट है फर्दर 2 पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ फॉरेन सोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, मतलब मैं मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया और फिर उनको लोगों को दे दिया, तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो कौन 2 व्यक्ति हैं? एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये दोनों नहीं ले सकते, मतलब जो व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया है और रह भी रहा है इंडिया में, उसके थ्रू भी बिहाफ पे, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू भी नहीं, बिहाफ पे नहीं ले सकते। और कोई ऐसा सिटीजन है जो इंडिया का पर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उसके बिहाफ पे भी नहीं ले सकते, पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। तीसरा, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और एन इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू डिलीवरी एनी करेंसी विच इज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया, और दूसरा जो इंडियन सिटीजन है रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उसको भी टू डिलीवरी एनी करेंसी विच इज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब उसको कोई अपना करेंसी मिली है डिलीवरी के फॉर्म में। अभी अपन ने देखा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में डिलीवरी, और एक कौन सा था, DDT देखा ना अपन ने, डिलीवरी डोनेशन और ट्रांसफर, तो इसके थ्रू है कि टू डिलीवरी एनी करेंसी विच इज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज के द्वारा उसको डिलीवरी के थ्रू करेंसी मिली है, तो वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे नहीं गिनी जाएंगी, ठीक है। एवरी पर्सन रिसीविंग करेंसी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन referred in section 9, आगे देखेंगे, shall deliver this currency only to whose behalf he has received and not anyone else, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, एवरी पर्सन रिसीविंग करेंसी, जिसको भी करेंसी मिल रही है फॉरेन सोर्सेज के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रिफर्ड इन सेक्शन 9। अब ये सेक्शन 9 कौन सा था देख लेते हैं एक बार। हाँ,
सेक्शन 9 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब ये यहाँ पे कौन क्या आ गया, प्रोहिबिट एनी पर्सन गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिशन, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे भी प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर बोल दिया कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में पार्ट नहीं ले सकता वो, तो शेल डिलीवर दिस करेंसी ओनली टू ऑन हुज बिहाफ ही हैज रिसीव्ड एंड नॉट एनीवन एल्स। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे अगर लिया ना तो उसी को मिलेगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये जब सेक्शन 9 पढ़ेंगे ना तो उसके साथ क्लियर करेंगे, अभी के लिए जाने दो, आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन रिसीविंग, एक बार वापस पढ़ रहा हूं सिर्फ, एवरी पर्सन रिसीविंग करेंसी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रिफर्ड इन सेक्शन 9 शेल डिलीवर दिस करेंसी ओनली टू ऑन हुज बिहाफ ही हैज रिसीव्ड एंड नो एनीवन एल्स। किसी और को नहीं दे सकते, अगर सेक्शन 9 वाले के बंदे के बिहाफ पे लिया है तो शेल डिलीवर दिस करेंसी ओनली टू ऑन हुज बिहाफ ही हैज रिसीव्ड। ठीक है, कुछ अब ना पॉइंट्स या कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ चीजें दी हुई हैं। सपोज एबीसी इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन और एनी एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर और अ जज एक्सेट्रा। एक्स इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वाई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड जेड इज अदर पर्सन। नाउ सी, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन तो लगा दी कि says that ABC can't accept any foreign contribution from any source at all। ठीक है, सबसे पहले तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद सेकेंड रिस्ट्रिक्शन में ये बोल दिया कि X और Y can't accept any foreign contribution on behalf of, ये भी अपन ने पॉइंट देखा। तीसरा, थर्ड रिस्ट्रिक्शन says that X और Y shall not deliver any contribution to Z if they believe that Z will give such contribution to ABC। मैं अगर किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी एबीसी को दे देगा, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, तो मैं फिर थर्ड पार्टी को भी वो कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा या पैसा नहीं दूंगा या कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो 3 रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूरे उसमें बात करी हुई है। सेक्शन 3 बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली अगर कुछ आ गई ना, ये वाले सारे, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने रिस्ट्रिक्शन की बात करी, फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन नहीं ले सकता। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे नहीं ले सकते। फिर तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा, दिस रिस्ट्रिक्शन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, कोई मतलब वो भी नहीं कर सकते। पर्सन देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और ये अपना इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू डिलीवर एनी करेंसी विच इज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो वो भी फिर नहीं ट्रीट करी जाएगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे। और जो ये लास्ट पॉइंट सेक्शन 9 वाला है ना, जो अपन को समझ में नहीं आया, वो वही है जो लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा, थर्ड रिस्ट्रिक्शन, किसी के बिहाफ पे आप वो पैसे नहीं दे सकते, जेड वाला जो अपन ने एग्जांपल देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3 एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 4 और सर्कमस्टांसेस इन विच फिक्रा 2010 डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे मतलब आप कंट्रीब्यूशन लोगे ना तो चलेगा। सेक्शन 4 इसकी बात कर रहा है, सेक्शन 3 का अपोजिट है, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 3 के। एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी अलाउड to accept it but by way of salary, wages or other remuneration in ordinary course of business, by way of payment in the course of international trade or commerce or in the ordinary course of business transacted by him outside India, by way of gift made to him as a member of Indian delegate which is received under rule of government, as an agent of a foreign sources in relation to any transaction made by such foreign sources with the central government or state government, from his relative, by way of remittance received in the ordinary course of the business through any official channel, post office or any authorized person in foreign exchanges, by way of scholarship or stipends। ठीक है, तो इन केसेस में आप देखो सैलरी है, आप वहां पे काम कर रहे हो और उसके थ्रू आपको पैसा मिल रहा है और आप वो इंडिया लेकर आ रहे हो या इंडिया भेज रहे हो, तो उससे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। कुछ आपने इंटरनेशनल ट्रेड किया तो आपको पेमेंट मिलेगा, उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। किसी ने गिफ्ट किया है इंडियन डेलीगेट को लेकिन गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार किया है तो भी वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई गवर्नमेंट का एजेंट है जो फॉरेन सोर्सेज के थ्रू कुछ उसको कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ पैसा या मिला, कंट्रीब्यूशन वगैरह मिला, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे नहीं लिया जाएगा।
आपके मान लो रिश्तेदार लंदन में रहते हैं, उन्होंने आपको थोड़े से पैसे दे दिए, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे नहीं गिना जाएगा। और छठा वाला देखा था अपन ने, कोई भी रेमिटेंस रिसीव, मान लो कोई फॉरेन कंट्री के आपने शेयर्स ले लिए, तो उसके आपको डिविडेंड मिला और उसको उसकी जो इनकम होगी वो इंडिया में आई, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। और कोई भी स्कॉलरशिप तरीके से आपको पैसा मिलता है या फिर स्टाइफेंड वगैरह मिलता है, आप इंटर्नशिप करते हो, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये वाली सारी चीजें चलेंगी। हाँ, सेक्शन 5 देखेंगे अब। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर कौन सी होती है? जो फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे या तो होने वाली है या फिर उनका कुछ प्लान है पॉलिटिकल पार्टी के जैसा, तो उसे भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब जहां तक मेरे को पढ़ाया गया था तो मैंने यही याद रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्या बोला हुआ है इसके अंदर। एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर विच इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्या बात है, देखो, एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है which is not a political party cannot accept a foreign contribution. Any person cannot accept foreign contribution on behalf of such organization. Government may specify publication in official gazette that certain organization will be called organization of political nature by taking into consideration their activity, their ideology or any other grounds. ठीक है, अब देखो काफी जगहों पे, काफी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ऐसी संस्था या ऐसे संगठन लोग मिलेंगे जिनकी हरकतें पॉलिटिक्स की बराबर ही हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बराबर ही हैं। ठीक है, तो क्या बोला, देखो, उनकी एक्टिविटी, उनका कार्यक्रम, उनका क्या बोलते काम से पता चल रहा है, देयर आइडियोलॉजी, उनकी सोच से दिख रहा है कि हाँ भैया इनका पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल नेचर है। और एनी अदर ग्राउंड्स कोई भी हो सकते हैं पॉलिटिकल नेचर, तो उसको बोला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से लेने, उनके बिहाफ पे भी कोई नहीं ले सकता। सिंपल। अगेन पढ़ेंगे सेक्शन 6। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन समझानी है उसकी, और उसके बाद आप ये लिखोगे रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेक्शन 6 इसकी बात कर रहा है। अब देखो ये वाले जो सेक्शंस है ना, ये सब ध्यान रखने हैं। सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सेक्शन 4 एक्सेप्शन था सेक्शन 3 का, ध्यान रखना। सेक्शन 5 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर की बात करिए, ध्यान रखना। सेक्शन 6 में रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात करिए, ध्यान रखना। फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट विद प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की परमिशन ले ली तो फिर ले सकते हो। कौन कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सिंपल। अब ये लोगों के लिए आपको, मतलब इन लोगों के ऊपर जाना है ना, हॉस्पिटलिटी, फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेनी है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी पहले गवर्नमेंट के पास से इन लोगों को, ताकि हम फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले सकें। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। Above mentioned person is required to obtain prior permission of the central government to accept foreign hospitality while visiting outside India. Application should be made in form FC2. आपको फॉर्म FC2 भरना है, जहां पे आप बताओगे कि भैया हम जा रहे हैं बाहर और हम फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले सकते हैं, तो आपको वो सब पूछना पड़ेगा उनसे। फॉर्म FC2 भरना कंपलसरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको प्रायर परमिशन लेनी है। दूसरा पॉइंट देखो, इट मस्ट रीच टू अथॉरिटी 2 weeks बिफोर डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी। आपको ये अथॉरिटी के पास जाना है 2 हफ्ते पहले। आउटवर्ड जर्नी मतलब आप जब बाहर घूमने जाओगे ना, तो उससे 2 हफ्ते पहले आपको उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट के पास। इट मस्ट रीच टू अथॉरिटी 2 weeks बिफोर डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी। हाउएवर वाला एक्सेप्शन ही होता है हमेशा। देखो, हाउएवर फॉर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यू टू सडन और सीवियर इलनेस ओनली इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन to the government within 1 month from the receipt of hospitality। ऐसा बोला कि अगर कोई ऐसा केस है कि आप कोई एकदम इमरजेंसी है, मेडिकल ट्रीटमेंट वाला है, ओनली इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। आपने मान लो आप बाहर घूमने चले गए और वहां पे आपने हॉस्पिटैलिटी ले ली, ठीक है, गवर्नमेंट को तो पता नहीं है ना कि आप घूमने गए हो, या आपने कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरा, आप ऐसे ही जनरली रैंडमली घूमने गए, ठीक है, और आप ये पर्सन थे, अपना मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और जज और ये सारे जो भी अपन ने पढ़े वो व्यक्ति थे, और आप बाहर घूमने गए, पर
आपको नहीं पता था कि हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेनी है या नहीं लेनी है, पर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से आपने फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले ली। अब जब वो फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले ही ली है तो एक महीने का आपको टाइम दिया जाता है कि एक महीने के अंदर वही सारे फॉर्म वॉर्म भर दो और आप बता दो कि हमने फॉरेन हॉस्पिटलिटी ली है। अब उसमें भी एक एक्सेप्शन है, नो सच इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू ऑफ सच हॉस्पिटलिटी इन इमरजेंसी मेडिकल एड इज अप टू 1 लाख रुपीज और इक्विवेलेंट देयर टू। मतलब आपको जो बताना था ना, इंटीमेट करना था फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने के बाद एक महीने के अंदर, अगर आपकी वो हॉस्पिटलिटी की वैल्यू, जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपके हुआ था उसकी वैल्यू 1 लाख या फिर उसके बराबर, 1 लाख के अंदर है या फिर 1 लाख जितनी भी है, तो आपने वो भी इंटीमेशन नहीं करना तो चलेगा। हाँ समझे, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी सेक्शन 6 बात कर रहा है। सबसे पहले अपन ने देखा कि कौन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकता, कोई हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन पर्सन को लेनी पड़ेगी प्रायर परमिशन। वो देखे अपन ने मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयर, जज और गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन। उसके बाद अपन ने देखा कि फॉर्म FC2 भरना है, 2 हफ्तों के अंदर आपको बताना पड़ेगा आउटवर्ड जर्नी से पहले, और अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आपने हॉस्पिटलिटी ले ली है तो आपको 1 महीने के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और अगर उसकी वैल्यू, मेडिकल ट्रीटमेंट की वैल्यू 1 लाख जितनी है, 1 लाख तक है, तो आपको वो भी इंटीमेशन नहीं करना तो भी चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बोलो तो एग्जाम्पल भी देता हूं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने 122 तक जाना है, 115 पे है, टाइम 17, 18, 20, क्या बोलते हो, ले ले, आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा पौन घंटा जैसा और लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक चीफ जस्टिस है। ठीक है, चीफ जस्टिस अपना वही एक तरीके से जज ही होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो बाहर घूमने गए हैं, सिर्फ घूमने गए हैं अपने फैमिली के साथ। अब खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया, ठीक है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ सीवियर इलनेस की वजह से उनका क्या बोलते, उनको इमीडिएटली इमरजेंसी के तौर पे उन्होंने फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले ली, फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले ली। अब बाहर वाले को तो पता नहीं ना कि हम, मतलब ऐसा है कि उन्होंने तो अपना एक गुड गेस्चर में फॉरेन हॉस्पिटलिटी दे दी। अब उन लोगों ने देखा कि ये वैल्यू की जो हो गया, ठीक भी हो गए, चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, अभी बहुत बढ़िया है, उनकी 1 लाख तक की ही हुई थी। मान लो 90,000 तक अपना जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आया था बाहर, 90,000 तक आया था। ठीक है, 90,000 रुपए तक आया था। तो अब उनने इंटीमेट करने की कोई जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर मान लो 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हो गया, तो अब आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा किससे, सेंट्रल, मतलब पूछोगे तो क्या बता दोगे ना कि आप भैया देखो इतना है, हमने ऐसे इंटीमेशन दे रहे हैं हम आपको कि हमने फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले ली है। ठीक है, फिर वो जो भी रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट केस के हिसाब से देखेगी कि हाँ भैया कितनी सीवियर जरूरी थी और कैसा क्या था, तो वही सब देखे आ जाएगा। और अगर कुछ ऐसा लगता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अपना नहीं है सही या कुछ ऐसा वैसा, तो फिर वो लोग उसको बोलेंगे कि देख भैया तूने ठीक है खर्चा कर लिया, कोई बात नहीं, हमें पैसा दे दे, हम उनको वापस पहुंचा देंगे। ये मतलब मैं सिर्फ ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्या बोला हुआ है, अगर दिया होगा तो, नहीं तो फिर अपना ये जो मैंने बोला वो अपना ऐसे समझ के हटा देना उसको। सेक्शन 7 देखो क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अपन ने देखा था ना DDT, तो टी वाला है ये। नो पर्सन who is registered and granted a certificate or who has obtained prior permission under the act and receive any foreign contribution shall transfer such foreign contribution to any other person। ठीक है जी, no person who is registered and granted a certificate or has obtained prior permission under these act and received any foreign contribution shall transfer such foreign contribution to any other person। वो व्यक्ति किसी और को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। आगे देखते हैं सेक्शन 7 अपन ने देखा, अभी अपन देखेंगे सेक्शन 8, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। आपने अब मैंने देखा सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि रेगुलेट कर सकती है और यूटिलाइज करने का तरीका बता सकती है कि कैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज किया जा सकता है। अगेन स्टार मार्क्ड आंसर है सेक्शन 8, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन for administrative purpose। Every registered person
who has taken prior approval of government, if he receives any foreign contribution, shall utilize contribution only for the purpose of its received. Such contribution cannot be utilized for the speculation purpose. मतलब सट्टेबाजी के लिए पैसा नहीं कर सकते यूज. Further, such person cannot utilize foreign contribution to meet his administrative expense exceeding 20% without approval of government. ठीक है जी, आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, सब कुछ अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से, और क्या बोलते हैं, आप एलिजिबल हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए, और आप उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए 20% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते बिना परमिशन के, गवर्नमेंट के बिना परमिशन के. उसको 20% से ज्यादा उसका पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के 20%, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का 20% या उससे ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज नहीं कर सकते. 20% से ज्यादा पैसा जो भी होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पे नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. एक पॉइंट के लिए कितनी बार बुलवा देते हो मेरे से. आगे देखते हैं. अमाउंट दैट कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या आता है ना, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, अगर आपको नहीं दिया होगा तो सिर्फ सुन लेना एक बार. सैलरी, वेजेस, ट्रेवल एक्सपेंस और एनी रेम्यूनरेशन रिलीज बाय द मेंबर और द एग्जीक्यूटिव कमिटी और गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ द पर्सन. ऑल एक्सपेंसेस टुवर्ड हायरिंग ऑफ पर्सनल फॉर मैनेजमेंट. Electricity and water charges, telephone charges, postal charges, repair to premises, accounting, cost of accounting and administrating funds, maintenance of vehicle, cost of writing and filing reports, legal and professional charges, rent of premises, repair to premises, ये सब होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. इस सब का फॉरेन कंट्रीब्यूशन का देखा जाएगा कि अगर 20% से ज्यादा है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. किसका? गवर्नमेंट का. अमाउंट not to be counted as a administrative expense. Amount not to be counted as a administrative expense में कौन सी अमाउंट आती है? Expenditure incurred on salaries or remuneration of personnel engaged in training or for collection or analysis of field data of an association primarily engaged in a research or training. ठीक है, अब ये जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है वो तो नहीं है कि आपने करनी है, वो तो आपकी पर्सनल, आपको और बढ़ोतरी करनी है अपने बिजनेस की, तो आप अपना रिसर्च कर रहे हो, R&D कर रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो अपने स्टाफ को, तो वो आपका अलग अपना बिजनेस एक्सपेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं है. ठीक है. एक्सपेंसेस इनकर्ड डायरेक्टली इन फर्दरेंस ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज सैलरी टू डॉक्टर ऑफ हॉस्पिटल, सैलरी टू टीचर ऑफ स्कूल. ठीक है जी, वो तो नहीं हो सकता एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक है जी, वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सैलरी टू डॉक्टर ऑफ हॉस्पिटल, आप कोई खर्चा हो गया, बीमारी हो गई, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा थोड़ी मानोगे. बच्चे की फीस भर रहे हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं बोल सकते. ठीक है जी, अभी भी है ज्यादा, मेरे को लग रहा था हो गया. चलो आगे देखते हैं. सेक्शन 9, एम्पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. सेक्शन 9, अभी अपन ने पीछे भी बात करी थी, ये वाला पॉइंट वापस उठा के देखेंगे, पीछे वाला पॉइंट. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. एक तीसरा आंसर है इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, स्टार मार्क था, ध्यान रखना. गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट एनी पर्सन और एसोसिएशन अदर पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 टू एक्सेस फॉरेन कंट्रीब्यूशन. क्या बोला हुआ है देखो, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीप्ट करने, मतलब लेने से मना कर सकती है, ये अपन को पता है. अब गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट एनी पर्सन और एसोसिएशन अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अब देखो वहां पे इसका जिक्र था, यहाँ पे उसका जिक्र है. अब इसको ऐसे रिलेट करो कि अगर सेक्शन 3 में बोल दिया होगा कि हाँ भैया तू फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, तो आपको सेक्शन 9 नहीं लगेगा. और अगर सेक्शन 9 में बोल दिया होगा कि आप नहीं ले सकते, तो फिर सेक्शन 3 में नहीं लगेगा. ठीक है, दोनों ऐसे साथ में मिले हुए हैं. ठीक है जी, आगे देखो. रिक्वायर एनी पर्सन other than person specified under section 6 obtain prior approval
और टू इंटीमेट बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब ये सेक्शन 6 कौन सा था ना वो भी बताता हूँ। ये जो अभी अपन ने कहाँ गया पीछे देखा ना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, वहां की बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति के अलावा जो सेक्शन 6 में बताया गया होगा, जिसने प्रायर अप्रूवल ले ली है और टू इंटीमेट बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उसको फिर क्या बोलते हैं, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। रिक्वायर एनी पर्सन अदर देन द पर्सन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 11 टू इंटीमेट पर्टिकुलर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इट। अगर कोई व्यक्ति 11 में बोल दिया है कि हाँ भैया इसको अलाउ है या फिर इसको रिस्ट्रिक्ट है, अलाउ है, तो फिर यहाँ पे उसको मान लिया जाएगा। देखो, रिक्वायर एनी पर्सन अदर देन पर्सन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 11 टू इंटीमेट पर्टिकुलरली ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इट। अब ये सेक्शन 11 इसी के बाद वाला है, अपना 1-2 सेक्शन छोड़ के। देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्टेन पर्सन्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। तो ये वाला आप क्या बोलते हैं, बाद में भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, पहले इससे वाले दूसरे पॉइंट सब पढ़ लेंगे। अभी अपन लाइन में जा रहे हैं तो लाइन में ही जाएंगे। देखो, चौथा पॉइंट है रिक्वायर एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11 टू टेक परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखो ठीक है, दोनों पॉइंट सेम ही थे। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर नो सच प्रोहिबिशन और रिक्वायरमेंट शैल बी मेड अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that the acceptance of foreign contribution by such person or class of person as the case may be, or the acceptance of foreign hospitality by such person is likely to affect prejudicially। अगर सेटिस्फाइड होना सेंट्रल गवर्नमेंट को अनिवार्य है कि अगर वो संतुष्ट हो जाती है तो फिर चलेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लो। अगर वो उसको ऐसा लगता है कि ये इंडिया की इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, और वो कौन से है ना वो बताया हो, लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडाइसली सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट और फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन ऑफ एनी टू एनी लेजिस्लेचर, फ्रेंडली रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट, हार्मनी बिटवीन रिलीजियस रेसिकल सोशल लैंग्विस्टिक और रीजनल ग्रुप्स, कास्ट और कम्युनिटीज। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लगता है कि यार इसकी वजह से इस पे लोचा हो सकता है, तो फिर वहां पे वो लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और अगर आपने पहले ही अप्रूवल ले ली तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखते हैं पावर क्या दी हुई है। पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्ट। पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। सेक्शन 10 इसकी बात कर रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट है तो एक बार सिर्फ फटाफट पढ़ के खत्म करूंगा मैं। सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट that any person has in his custody or control any article or currency or security, whether India or foreign, which has been accepted by such person in contravention of any of the provision of this act, it may by order in writing prohibit such person from paying, delivering, transferring or otherwise dealing with in any manner whatsoever such article or currency or security, save in accordance with the written order of the central government, and copy of such order shall be served upon the person so prohibited in the prescribed manner। यहां पे सिंपल बोला कि आपको पेमेंट करने से मना कर दिया जाएगा ऑफ करेंसी रिसीव्ड। आपने अगर कुछ लिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे तो आपको उसका पे ही करने नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको वो पैसा, मतलब जो भी आपने लिया होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे, तो वो वापस करना पड़ेगा। जो भी अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, मतलब जो कि प्रोहिबिट किया हुआ है, अब आप वही काम करोगे तो आपको वो कैसे करने देंगे। आगे देखते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 11 इसकी बात कर रहा है। पर्सन हैविंग अ डिफाइनाइट कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम shall accept foreign contribution if such person obtain a certificate or registration from the central government इन कार्यों के लिए। यानी कि इसको देखो शॉर्ट में लिख लो CSEER, ठीक है, सी सेट होता है वैसे ही CSEER कर लो इसको। सोशल नहीं, पहले सी है ना, तो सी का मतलब हो गया कल्चरल, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिकल, फिर एजुकेशनल, आर से क्या था रिलीजियस, ठीक है। तो CSEER इन प्रोग्राम्स के रिलेटेड आप एक्सेप्ट कर सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आपको पहले लेना पड़ेगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसके पास से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। बराबर है। Every other person not registered with the central government can accept any foreign contribution only after obtaining the prior permission of the central government, and such prior permission shall be valid for the specific period for which it is obtained and from the specific source, ठीक है।
provided that central government on the basis of any contribution, any information or report, and after holding a summary inquiry has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened any of the provision of the act, it may be pending and any further inquiry direct that such person shall not utilize the utilized foreign contribution unutilized. मतलब अगर कोई उसने ऐसा काम कर दिया जो प्रोहिबिटेड है तो उसने जितना यूज कर लिया होगा तो उतना ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी उससे कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, बाकी जितना अनयूटिलाइज रहेगा ना तो उसको यूटिलाइज करने से रोक लगाई जाएगी। और रिसीव द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड, अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसका आना बाकी भी है तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है अगर वो कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो। एनी एडिशनल फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीजी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन, कि आपको कब कब प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किसके पास से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। एनी ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मेटिव स्टेज, मतलब जब वो बन रही होगी, फॉर्मेटिव स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज पे। एनी ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मेटिव स्टेज इज नॉट एलिजिबल फॉर तेरी यहाँ पे मना ही कर दिया, देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मेटिव स्टेज इज नॉट एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सच ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन अंडर फिक्रा 2010। उन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग हो गया, यहाँ पे उन लोगों को प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर फिक्रा 2010 की, क्या बोलते हैं, हम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं ऐसा। फॉर दिस पर्पस द एसोसिएशन शुड मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया, फॉर दिस पर्पस, इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया का पालन करना पड़ेगा। वो कौन से क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं एक बार। फॉर दिस पर्पस द एसोसिएशन शुड मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया, बी रजिस्टर्ड अंडर एन एग्जिस्टिंग स्टैच्यू लाइक द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2008, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एक्सेट्रा। ठीक है जी। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना प्रायर परमिशन के लिए, वो उन्हीं लोग को दिया जा रहा है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सोसाइटी के लिए होता है। ट्रस्ट की बात कर दी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ट्रस्ट के रिलेटेड होता है। और दूसरा अपन ने देखा सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी रहती है, नॉट फॉर प्रॉफिट रहती है, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 में इसकी पूरी बातचीत करेंगे वहाँ पे, तो वो वाली कंपनियों के लिए आप एलिजिबल होगे। Submit a specific committed letter from the donor indicated the amount of foreign contribution and the purpose of for which it proposed to be given। ठीक है, आपको डोनर का नाम, उसका लेटर जिसके ऊपर अमाउंट वगैरह लिखी होनी चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन की और किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो सब आपको बतानी पड़ेगी। फॉर इंडियन रिसिप्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कॉमन मेंबर्स, ठीक है, अगर कोई कॉमन मेंबर भी है जो पैसा दे रहा है या जहां पैसा आ रहा है, उन दोनों में कोई कॉमन मेंबर है तो उसका भी आपको जिक्र बताना पड़ेगा कि हाँ भैया देखो ये हमारे सेम है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो कॉमन है, तो इंटीमेट पहले करना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। फिक्रा के लिए प्रायर परमिशन शैल बी ग्रांटेड टू द इंडियन रिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू इट्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग। ऊपर अपन ने देखा एसोसिएशन के लिए कुछ कंडीशंस बोली थी, यहाँ पे अब ये है इंडियन रिसिप्ट ऑर्गेनाइजेशन, IRO इसको बोलते हैं, इंडियन रिसिप्ट ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइंग दिस फॉलोइंग कंडीशंस। द चीफ फंक्शनरी ऑफ द रिसिपेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चीफ फंक्शनरी रहेंगे ना इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के, रिसिपेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के, शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग होने चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफिस बेयरर्स members of the governing body of the Indian recipient organization should not be member of the foreign donor organization। ठीक है, पहले तो मना किया और उसके बाद बोला चलो मान लिया, पर 75% से ज्यादा 25% से ज्यादा नहीं हो सकते, 75% उसी में होने चाहिए, इंडियन रिसिप्ट ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए एटलीस्ट। एक मिनट एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफिस बेयरर्स members of the governing body of the Indian recipient organization should not be, हाँ वही है बराबर, मतलब वो जो फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन में है ना, मैक्सिमम 25% तक कॉमन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। In the case of foreign donor organization being a single person individual, that person should not be the chief functionary or office bearer of the recipient Indian organization। ठीक है जी,
अगर कोई सिंगल पर्सन है, इन द केस ऑफ फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अ सिंगल पर्सन या फिर इंडिविजुअल है, दैट पर्सन शुड नॉट बी द चीफ फंक्शनरी, वो फिर चीफ फंक्शनरी नहीं हो सकता, ऑफिस बेयरर नहीं हो सकता रेसिपिएंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का। इन द केस ऑफ सिंगल फॉरेन डोनर एटलीस्ट 75% ऑफिस बेयरर member of the governing body of the recipient organization should not be the family member and close relative of the donor। 75% ऑफिस बेयरर जहां आ रहा है वो डोनर के कुछ रिश्तेदार में नहीं होना चाहिए या फिर कोई रिलेशन या कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। आगे देखो, कंडीशंस फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन। The following shall be condition of for the grant of registration and prior permission. The person making an application for registration or grant of permission, prior permission, is not fictitious और बेनामी, गलत नाम पे या फिर फेक नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है जो कि एप्लीकेशन भर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो नॉट फिक्टिशियस और बेनामी नहीं होना चाहिए। नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड इन इंडल्जिंग एनी एक्टिविटीज, कोई भी गलत काम उसने नहीं करा हुआ होना चाहिए या कोई ऐसे धांधलेबाजी वाले बिजनेस में नहीं होना चाहिए। फिर देखो इसमें एक और पॉइंट है, इन एक्टिविटीज एम्ड एट कन्वर्जन थ्रू इंड्यूसमेंट और फोर्स फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर, भड़काऊ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैज नॉट बीन, जाहिर सी बात है यार, भड़काऊ होगा तो कैसे लगेगा, अभी तुम कहीं और जाके कुछ ऐसे कर रहे हो, वो दंगे फैलाने वाले नहीं होना चाहिए, दंगेबाज नहीं होना चाहिए, ठीक है, हिंदू मुसलमान वाला नहीं करना चाहिए। हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर एनी कॉमन टेंशन डिसहार्मनी, ठीक है, कोई टेरिटोरियल उसमें भी नहीं होना चाहिए, टेरिटोरियल और टेंशन नहीं क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, डिसहार्मनी नहीं करना है उसने, गिल्टी नहीं होना चाहिए, डाइवर्जन नहीं कर सकता वो कहीं पे भी, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स फंड नहीं करना है, प्रोपोगेशन ऑफ सेडिएशन, रिबेलियन, मतलब वो होते हैं ना एक रिबेल माइंडसेट वाले कि बदला लेने वाले, वो नहीं होना चाहिए। एडवोकेट वायलेंट नहीं होना चाहिए। नॉट लाइकली टू यूज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल गेन्स, नॉट कॉन्ट्राड इन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नीदर बीन कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अदर देन एनी इंडिविजुअल, एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर और ऑफिस बेयरर हैज नीदर बीन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस इन पेंडिंग अगेंस्ट हिम, नहीं होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, ये पर्सन के लिए था। अब है द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एसोसिएशन पर्सन और पर्सन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडाइसली, ये है वो वाले सेक्शन 9 वाले। सेक्शन 9 कौन सा था, देखो, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, किसके लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको प्रोहिबिट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो है द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द एसोसिएशन और पर्सन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडाइसली, मतलब जो वो सेक्शन 9 में नहीं बात करी थी कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खिलाफ नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होना, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, फ्रीडम और फेयरनेस होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ, फ्रेंडली रिलेशन कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए, हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, रासिकल और रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल और कास्ट कम्युनिटीज में कुछ भी प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया होना चाहिए। द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन shall not lead to incitement of any offense, shall not endanger the life or physical safety of any person। भैया ये ठीक है, ये बहुत इजी आंसर है और इम्पॉर्टेंट आंसर नहीं है, तो उस हिसाब से अपन इसको लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट देखेंगे अब अपन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 12, 13, 14 और 16 इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, देखते जाते हैं क्या क्या बोला हुआ है और समझते जाते हैं। अब ये इंडिविजुअली पूछा जा सकता है और साथ में भी पूछा जा सकता है, तो एक एक करके समझते जाते हैं। हाउ टू ऑब्टेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 12 इसकी बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइनेड कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, रिलीजियस, यही वो अपना SCSER वाला। गेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, गेट प्रायर परमिशन ले सकता है। इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 years फॉर फंक्शनिंग इन अबाउट स्पेसिफिक वर्क, इट मे रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द रजिस्ट्रेशन। पिछले 3 साल में आप वही जो ये SCSER है उसके एक्ट का आपने करा हुआ होना चाहिए और उस काम में आप होने चाहिए, इंडल्ज्ड होने चाहिए। इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज नो ट्रैक रिकॉर्ड, इट मे बी ऑब्टेन प्रायर परमिशन एंड ऑब्टेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, आपने पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले,
और उसके बाद आप ऑब्टेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हो, और उसके बाद आपको फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो क्या देश के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनको ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सेक्शन 12 में इसकी भी बात करी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी मेड इन फॉर्म FC3। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाय द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट परमिशन और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 90 days सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन of receipt of application. Every person who makes an application shall be required to open FICRA account in the manner specified in section 17 and mention details of such account in his application. ठीक है, आगे देखो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12A है। सेक्शन 12 देखा अपन ने ऊपर, अभी है सेक्शन 12A, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहा है ये भी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिक्वायर टू एनी पर्सन हु सीक्स प्रायर परमिशन और प्रायर अप्रूवल अंडर सेक्शन 11 और मेक एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12 और एज द केस में बी फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 16 shall provide an identification document, the Aadhaar number of all its office bearer or director or other key functionaries by whatever name called, or a copy of a passport or overseas citizen of Indian card in the following foreigners। ठीक है, अगर उसको रिन्यू वगैरह भी करना है तो इतनी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, सारी चीजें, मतलब ऑफिस के रिलेटेड भी, आधार और वो सब। अब सेक्शन 16 का उल्लेख किया था ऊपर, तो अब सेक्शन 16 ही पढ़ेंगे। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है, तो इसका सेक्शन नंबर भी याद रखना है आपने। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इसकी बात कर रहा है। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 years। आपको अगर जो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल रहा है वो 5 साल के लिए वैलिड है। इट हैज टू बी रिन्यूड विद इन लास्ट 6 months बिफोर इट्स एक्सपायरी। मतलब मान लो 5 साल होने वाले हैं, 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले आपने रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है। देखो, इट हैज द रिन्यूड विद इन लास्ट 6 months बिफोर इट्स एक्सपायरी, provided that the central government may, before renewing the certificate, make such inquiry as it deems fit to satisfy itself that such person has fulfilled all conditions specified। अब ये जो 6 months है ना, ये मेरे हिसाब से वही है, विद इन लास्ट 6 months बिफोर इट्स एक्सपायरी, यानी कि 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले आपने करना है। मतलब 5 साल खत्म हो गए, उसके 6 महीने के बीच में कर सकते हो। Provided that central government may, before renewing the certificate, make such inquiry as it deems fit to satisfy itself that such person is fulfilled the, ठीक है, सारी कंडीशन उसने पूरी करी हुई होनी चाहिए। रिन्यूअल एप्लीकेशन इन मेड, ठीक है, जो आप पहले भर रहे थे कौन सा, FC3 भर रहे थे ना, हाँ FC3 भर रहे थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे। अब रिन्यू के टाइम पे आपने भरना है FC5। ठीक है, सेक्शन 12 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहा था, तो 1 और 2 मिला के कितना होता है 3, तो आपने भरना है फॉर्म FC3। याद करवा रहा हूं भैया सिर्फ। और यहां सेक्शन 16 बात कर रहा है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल रहा है कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो आपने फॉर्म भी भरना है FC5। क्या बात है, ठीक है। इट हैज टू बी रिन्यूड इन विद इन लास्ट 6 months बिफोर इट्स एक्सपायरी। सारी ड्यूज आपको फुलफिल करने हैं, और क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट सच पर्सन हैज फुलफिल्ड ऑल कंडीशन स्पेसिफाइड। फॉर्म नंबर हो गया FC5। सेंट्रल गवर्नमेंट में कंडोन कुछ तो लिखा हुआ है, डिले फॉर सफिशिएंट रीजन बट, अच्छा ठीक है, अगर कुछ डिले हो जाता है ना तो सच डिले शुड नॉट बी मोर देन 4 months आफ्टर एक्सपायरी। मतलब 5 साल हो गए, अब 4 महीने तक का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है कि 4 महीने, 5 साल तो खत्म हो गए हैं, अब 5 साल बाद जो 4 महीने का टाइम पीरियड रहेगा ना, इस बीच आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब 5 साल, उसके पहले के 6 महीने के अंदर रिन्यू करना है। अब 5 साल हो गए, नहीं करवा पाए इस बीच, तो 5 साल बाद जो ये 4 महीने का पीरियड है ना, वहां पे आपने वो करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको फिर नहीं मिलेगा। फॉर मल्टी ईयर प्रोजेक्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। क्या बात है, देखो अगर आपका मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके लिए है कि आप जो ये 5 साल से 6 महीने वाला था ना, उसको इन लोगों ने बढ़ा के 12 महीने तक कर दिया, कि आप 5 साल खत्म होने से 12 महीने पहले ही आप रिन्यू कर सकते हो। मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है तो एक तरीके से लिमिट बढ़ा दी
कि आप क्या बोलते हैं पहले ही कर दो, आपको अगर ऐसा ही है तो आप पहले ही कर दो फॉर मल्टीपर्पज मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि बाद में बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ पे इन लोगों ने पहले ही बढ़ाई है। देखो, फॉर मल्टी ईयर प्रोजेक्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन मे बी मेड बिफोर 12 months फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी। 12 महीने से आपने पहले करना है, ठीक है जी, 12 महीने से पहले करना है, समझे। मेड बिफोर 12 months, वो जो ऊपर था वो था विद इन लास्ट 6 months, यहाँ पे है 12 महीने, मतलब 4 साल हो गए हैं। अब 4 साल खत्म होने से पहले आपने, अगर मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है ना, तो 5 साल, 5 साल से 1 साल और 1 साल यानी कि 12 महीने से पहले आपने मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अगर आपका है तो रिन्यूअल एप्लीकेशन उससे पहले करनी है। देखो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, वही बोला हुआ है। सेक्शन 13 देखेंगे आप, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंड किया जा सकता है कब? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड रजिस्ट्रेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days ऑफ सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अगर आपने कुछ भी कांड किए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 180 दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है, और फर्दर पीरियड और 180 दिन के लिए कर सकती है, और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days। मतलब यहाँ पे हो गए 180 + 180। It shall record reason for suspension. During suspension, foreign contribution cannot be accepted without prior permission. Organization can utilize 25% of existing foreign contribution for declared purpose with prior approval of the government. Remaining 75% of the unutilized foreign contribution can be utilized only after the revocation or suspension. आपने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिए होंगे ना, उसका 25% आप अभी के लिए यूज कर सकते हो, और जो 75% रहेगा वो सस्पेंशन खत्म होने के बाद ही यूज कर सकते हो। सिंपल। कैंसलेशन, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर है 14। कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कौन सी फॉलोइंग पर्पस? फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, वायलेट इट्स टर्म्स एंड कंडीशन, जिस बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिला था। नॉट रिन्यूड नहीं किया तो कैंसिल हो ही जाएगा। नॉट बीइंग engaged in a reasonable activity for 2 consecutive year, आपने वो जो अपना CSER था या जो भी आपने एक्टिविटी बताई होगी पिछले 2 साल में आपने वो एक्टिविटी नहीं करी है, तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। सर्टिफिकेट कैन नॉट बी कैंसिल विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सच पर्सन कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन फॉर नेक्स्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। क्या बात है, देखो अगर कैंसिलेशन हो जाता है ना तो अगले 3 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। बैंक बिकम कस्टोडियन ऑफ एन अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंटिल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू फर्दर ऑर्डर। ठीक है, वो कस्टोडियन बन जाएगी, मतलब अगर कुछ कैंसिलेशन हो जाता है तो जो भी पैसा वगैरह रहेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन में उतनी अमाउंट वो कस्टडी में चली जाएगी बैंक के, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगा वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, आप क्या रोकोगे, हम खुद ही आपको अपना सर्टिफिकेट देते हैं। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट है सेक्शन 14A इसकी बात कर रहा है, हम खुद छोड़ के जा रहे हैं, बेसिकली यही है। A request may be made by the to the central government for surrender of certificate. The central government shall make such inquiry as it deems fit and satisfied itself that such person has not contravened any of the provision of the act, and the management of the foreign contribution and asset it, if any, created out of the such contribution has been vested in the authority as provided under section 15. Thereafter the CG may permit any person to surrender the certificate granted under the act। भैया खुद भी जाना है ना तो पूछताछ तो अच्छे से होगी आपसे कि आपने कुछ अपना वो तो नहीं किया, गड़बड़ तो नहीं कर रही है, तो ही तो आप नहीं छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो, वो सारे सब कुछ सेटिस्फाई होगी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा और आप उसके बाद ही कर सकते हो। आगे देखते हैं सेक्शन 17, अगेन इस चैप्टर का आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है ये। ठीक है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। सेक्शन 17, foreign contribution through scheduled bank. Every person who has been granted certificate or prior permission under section 12 shall receive foreign contribution only in the accounts designated as a FICRA account, बात कर ली अपन ने, by the bank which shall be opened by him for the purpose of remittance of foreign contribution in such branch of the SBI at New Delhi as the central government may by notification specified in its behalf. SBI में ही खुलवाना पड़ेगा, और at न्यू दिल्ली बोला तो मतलब न्यू दिल्ली में जाके अकाउंट खोलना है। ठीक है जी, provided that such person may also open another FICRA account if any of the scheduled bank of his choice for the purpose of keeping or utilizing the foreign contribution which has been received from his FICRA account in the specified branch of SEBI at New Delhi.
वापस से पढ़ते हैं इसको। देखो, अगर दूसरा अपन को अकाउंट खोलना है ना, फिक्रा अकाउंट, इन एनी ऑफ द शेड्यूल बैंक ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, ऑफ द पर्पज ऑफ कीपिंग और यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम फिक्रा अकाउंट इन द स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने पहले तो SBI के पास से ही करवानी है, और उस अकाउंट में जो भी पैसा है वो आप शेड्यूल्ड दूसरी बैंक के हिसाब पे वहां पे भी आप शिफ्ट करवा सकते हो, या अनदर फिक्रा अकाउंट ओपन करवा सकते हो जहां से वो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कीपिंग और यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द फिक्रा अकाउंट इन द स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ SBI एट न्यू दिल्ली, ठीक है। उस वहां से आप दूसरी अपनी चॉइस की स्पेसिफाइड शेड्यूल्ड बैंक के पास जाके अपना अकाउंट वहां पे फिक्रा अकाउंट खुलवा सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन मे ऑल्सो ओपन वन और मोर अकाउंट इन वन और मोर शेड्यूल्ड बैंक of his choice to which he may transfer for the utilization of foreign contribution received by him the FICRA account in the specified branch of the SBI in New Delhi or kept in him in the another FICRA account in the scheduled bank of his choice, ठीक है। दूसरी ब्रांच में भी जाके कर सकता है, मतलब scheduled बैंक की होनी चाहिए। अब वो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली वो उसकी चॉइस की हो सकती है, वो उसमें भी खुलवा सकता है दूसरा अकाउंट, फिक्रा अकाउंट, या फिर किसी और scheduled बैंक में भी खुलवा सकता है। Provided also that no fund other than foreign contribution shall be received or deposited any such amount अकाउंट। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा उसमें आप नहीं रखवा सकते, या उसमें ले नहीं सकते, रिसीव नहीं करवा सकते किसी से, डिपॉजिट नहीं करवा सकते उस अकाउंट में जिस अकाउंट में आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन का लेना देना होता है। हाँ चलो जी, आगे एक बार खत्म करते हैं इसको भी। दी स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ द SBI एट न्यू दिल्ली और द ब्रांच ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक where the person has opened his contribution account, foreign contribution account, or the authorized person in foreign exchange shall report to such authority as may be specified. क्या क्या? The prescribed amount of the foreign remittance, the source and manner in which the foreign remittance was received, or other particulars, or in such form and manner as may be prescribed. आपको सारी कितनी आपको prescribed amount है of foreign remittance, यानी कि आप कितना, मतलब कितना वापस जाएगा ऐसा, the prescribed amount of foreign remittance, फॉरेन से कितना पैसा भेजा गया है ऐसा, हाँ। सोर्स एंड मैनर इन विच द फॉरेन रेमिटेंस वाज रिसीव्ड, कहां से पैसा आया, अदर पर्टिकुलर्स, सब चीजें आपको बेसिकली बतानी है कि कहाँ आपने पैसा कहाँ से आया है, कितना आया है, और वो सब फिर क्रॉस चेक किया जाता है अकाउंट्स और वो सारी चीजें टैली करके। एक लास्ट सेक्शन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेनल्टी एंड पनिशमेंट अंडर द फिक्रा 2010। अब देखो, पेनल्टी वाला हमेशा अपन स्किप करते हैं, पर एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें मेरे को नंबर नहीं दिख रहे, ठीक है, तो देख लेते हैं। सेक्शन 34 ऑफ द फिक्रा 2010 प्रिस्क्राइब फॉर पेनल्टी ऑफ एनी पर्सन ऑन हुम एनी प्रोहिबिटरी ऑर्डर हैज बीन सर्व्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, पेज, डिलीवरी, ट्रांसफर और अदरवाइज डील्स विथ in any manner whatsoever any article or currency or security whether Indian or foreign is in contravention of such prohibitory order, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, ठीक है। अगर कुछ कॉन्ट्रावेशन किया है तो आपको जेल हो सकती है 3 साल तक की, फाइन लग सकता है, या फिर बहुत भी हो सकता है। The court trying such contravention may also impose of the person convicted an additional fine equivalent to the market value of the article or the amount of the currency or security in respect of which the prohibitory order has been contravened by him or such part thereof as the court may deems fit। ये था सेक्शन 34। अब है सेक्शन 35 of the foreign contribution regulation 2010। on the other hand provides for punishment with imprisonment for a term which may extends to 5 years or with fine or both for accepting or assisting any person, political party or organization in accepting any foreign contribution or any currency or securities from a foreign sources in contravention of any provision of this act or any rule or order made thereunder। आपने किसी की एक्सेप्ट करने में मदद करी या फिर समझाया उनको कि हाँ भैया देखो ऐसे करते हैं अपन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो वहां पे भी जो मतलब देखो, चोरी करने से चोरी करवाने वाला ज्यादा गुनहगार माना जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 35 उसकी बात कर रहा है, उसको एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, फाइन भी लग सकता है और दोनों भी लग सकता है, तो सारी चीजें देखी जाती है। ये था पेनल्टी एंड पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द फिक्रा 2010।
और इसी के साथ अपना फिकरा चैप्टर भी खत्म होता है। और अगला चैप्टर हमारा हम लेने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।